Hello, dear students. How are you? I hope so. You people are fine. So, this is the part 2 video of class 5, chapter 1, growing plants from for food. ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्या देखा था बच्चे? डिस्पर्सल देख लिया था पूरा, है ना? ये आपका पार्ट 1 था. अब हम पार्ट 2 में क्या देखने वाले हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम रूट्स, स्टेम एंड लीव्स. पहले तो हमें से इट करेक्ट, पहले हमको इसको सही से बोलना सीखना है. ठीक है, क्या प्रोनाउंस करें, क्या प्रोनाउंसिएशन रहेगा बेटा इसका? वेजिटेटिव, वेजिटेटिव और प्रोपगेशन. ठीक है, सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है? जब हम किसी प्लांट को या किसी प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं उसी प्लांट के किसी पार्ट से, जैसे कि स्टेम, रूट, लीफ. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ठीक है, सपोज ये फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास एक रोज का प्लांट है. अब मैंने रोज के प्लांट की स्टेम ली, उसको किसी और जगह सॉइल में उसको मैंने लगा दिया, तो क्या होगा? वहां पे एक न्यू प्लांट आ जाएगा, है ना? तो ये क्या है? ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है. क्यों? क्योंकि मैंने एक न्यू प्लांट की ग्रोथ करवाई एक स्टेम से, मतलब एक पार्ट ऑफ प्लांट से. तो ये क्या है बेटा? ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनको हम रूट से ग्रो करवा सकते हैं. इट मींस वेजिटेटिव प्रोपगेशन या ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम रूट्स. तो कैरेट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी ग्रोथ हम रूट से करा सकते हैं. और जो इनका फूड है ना, इनका जो फूड है वो कहाँ स्टोर होता है? वो रूट्स में ही स्टोर होता है. ठीक है, व्हेन दीज रूट्स आर प्लांटेड, और जब हम इन रूट्स को, अच्छा आपको ये तो पता है ना, कैरेट रूट है, रेडिश रूट है, टर्निप भी रूट है और स्वीट पोटैटो भी क्या है? रूट है ना? और जब हम इन रूट्स को सॉइल में प्लांट करते हैं तो वहां पे क्या होता है? वहां पे एक न्यू प्लांट की ग्रोथ हो जाती है ना? तो इतना क्लियर होना चाहिए कि कैरेट, रेडिश, टर्निप रूट है. क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है आपका ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टेम. अब हम स्टेम से कौन कौन से प्लांट को ग्रो करा सकते हैं. तो अब हम इस कैटेगरी में दो स्टेम्स पढ़ेंगे. एक होती है आपकी अंडरग्राउंड स्टेम और दूसरा हम पढ़ेंगे जो स्टेम हमें बाहर दिख रही है ना? जैसे रोज और हिबिस्कस की जो स्टेम है बेटा, वो हमें सॉइल के ऊपर दिखती है. लेकिन अगर हम वही बात करें पोटैटो की और अनियन की, तो ये जो है ये मॉडिफाइड स्टेम है और ये सॉइल के अंदर होती है. ठीक है, जिंजर भी मॉडिफाइड स्टेम या अंडरग्राउंड स्टेम का एक एग्जांपल है. ठीक है, प्लांट्स सच एज पोटैटो, अनियन एंड जिंजर हैव अंडरग्राउंड स्टेम. ठीक है, इनकी स्टेम कैसी होती है? अंडरग्राउंड होती है. और पोटैटो में ये जो आप स्ट्रक्चर देखते हैं, मम्मी पोटैटो रखती है घर में, है ना? बहुत दिनों तक पोटैटो का यूज नहीं होता है ना, तो उनमें एक डेवलप हो जाता है बाहर की तरफ बर्ड जैसा, है ना? ये एक आई बनी होती है, उस आई में क्या डेवलप हो जाते हैं? बर्ड्स. ये बर्ड होता है ना? तो इस बर्ड को आप अगर सॉइल में डाल देंगे तो क्या होगा? वहां पे न्यू प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी, है ना? और इस बर्ड की हेल्प से क्या होता है? एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है. तो ये भी क्या है? आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ठीक है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ. द स्टेम हैव बर्ड. पोटैटो आपको मैंने पहले बताया, ये पोटैटो क्या है बेटा? ये अंडरग्राउंड स्टेम है. अब इस स्टेम के अंदर क्या होता है? बर्ड्स होते हैं, है ना? विच गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. द बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द पोटैटोज आर कॉल्ड आई. और ये जो बर्ड है, ये जहां प्रेजेंट होती है उस जगह को हम क्या बोलते हैं? उस जगह को हम बोलते हैं आईज. व्हेन वी plant the portion of the underground stem with bird in the soil, a new plant grow from the bird. Similarly in onion. ठीक है, अनियन में भी ऐसा ही होता है, गार्लिक में भी ऐसा होता है, क्योंकि ये सब क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं, है ना? और इनकी ग्रोथ किससे हो जाएगी? बर्ड्स से. ग्रोथ मतलब न्यू प्लांट की ग्रोथ, है ना? अब हम बात करें स्टेम, कटिंग स्टेम, यानी कि
जो स्टेम जो है ऊपर दिख रहा है सॉइल के, अब हम उनकी बात कर रहे हैं। तो प्लांट्स जैसे कि आपके रोज और हिबिस्कस जो प्लांट है, इनकी स्टेम आपको ऊपर ही दिख जाती है। आपने कभी गार्डनिंग वगैरह की होगी या मम्मी करती होंगी घर में, तो उनसे पूछना कि वो रोज का प्लांट कैसे लगाती है, या फिर आप खुद से लगा के देखना। आप एक रोज की स्टेम काट लेना, ठीक है, और उसको सॉइल में प्लांट करना, ठीक है, और प्रॉपर उसकी केयर करना। तो क्या होगा, वो जो एक स्टेम आप गड़ाओगे ना, उसमें से ब्रांचेस निकल के आ जाएंगी, ठीक है, वहां एक न्यू प्लांट का ग्रोथ हो जाएगा। सेम एज विथ मनी प्लांट एंड स्ट्रॉबेरी ऑल्सो, ठीक है। मनी प्लांट और स्ट्रॉबेरी भी ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हम स्टेम कटिंग से ग्रो करवा सकते हैं। जनरली घर में हम लोग करते ही हैं, है ना। आप अपनी मम्मा से भी पूछेंगे तो वो भी यही बताएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम लीफ, कि आप लीफ से कैसे प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं। पहली बात तो बोलना सीखिए कि उसका नाम क्या है, ब्रायोफाइलम। क्या बोलेंगे हम इस प्लांट को, ब्रायोफाइलम। ये होता है ब्रायोफाइलम का प्लांट, इसका पिक्चर। फिर बेगोनिया, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, बेगोनिया। तो बेगोनिया और ब्रायोफाइलम ऐसे प्लांट हैं जिनकी जो लीव्स है ना, उससे बर्ड्स निकलती है। बर्ड्स मतलब ये देखो, ये छोटे छोटे से लीवलेट दिख रहे हैं ना, ये बर्ड्स हैं इसकी, ठीक है। और ये जो है लीफ के मार्जिन पे, लीफ का मार्जिन क्या होता है, ये आपकी लीफ हो गई, ये लीफ का मार्जिन है, ये आउटर जो कवरिंग दिख रही है ये लीफ का मार्जिन है। दीज बर्ड्स ग्रो इनटू स्मॉल लीवलेट्स, स्मॉल लीवलेट्स या प्लांटलेट्स, ठीक है। ये जो बर्ड्स होती हैं ये किस में ग्रो हो जाती है, स्मॉल प्लांटलेट्स मतलब बेबी प्लांट में। और फिर ये जो है यहाँ से गिर के जमीन पे ग्रो करने लगती है, ठीक है। और ये जो प्लांटलेट्स हैं ये सेपरेट हो जाते हैं और गिर जाते हैं कहाँ पे, ग्राउंड पे, और वहां पे ये ग्रोथ को शो करने लगते हैं ना। से इट करेक्ट, ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम, ठीक है। इट इज अ फैक्ट भी देख लेते हैं। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो फ्लावर को बियर नहीं करते, दे डू नॉट बियर फ्लावर। सम ऑफ दीज प्लांट्स ग्रो विथ द हेल्प ऑफ स्पोर्स, और कुछ जो प्लांट्स हैं वो स्पोर्स की हेल्प से ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्न, ये फर्न का एग्जाम्पल दिया हुआ है, और ये देखो ये छोटे छोटे से स्पोर्स हैं, ठीक है। इसकी हेल्प से ये जो है ये अपना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं। स्पोर आर फाइन powdery material that are dispersed easily and grown into new plant under the favorable condition of temperature and moisture, ठीक है। मशरूम जो है, फर्न जो है, ये स्पोर फॉर्मेशन से ग्रो होती है ना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर है साइंस क्रॉप को ग्रो करने का, ठीक है। क्रॉप्स को जो हम ग्रो करते हैं, ठीक है, फार्मिंग जो हम करते हैं उसी को हम एग्रीकल्चर बोल रहे हैं। द साइंस ऑफ प्रैक्टिसिंग ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। जब हम लार्ज स्केल पे क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम एग्रीकल्चर। अब क्रॉप्स क्या है ना, सेम काइंड ऑफ प्लांट दैट आर ग्रोन इन लार्ज स्केल इन fields for food, flooder, medicine and other commercial use are called crops, ठीक है, इतना समझ आया। अब जो क्रॉप्स है वो हर क्रॉप एक डिफरेंट कंडीशन में ग्रो होता है, ठीक है। सॉइल अलग चाहिए होता है, क्लाइमेट अलग चाहिए होता है, सीजन ऑफ ग्रोथ अलग अलग होते हैं क्रॉप्स के। जैसे कि जो आपका कॉटन है वो ब्लैक सॉइल में ग्रो होता है, जूट जो है वो लोमी सॉइल में ग्रो होता है, राइस और वीट जो है वो रेड सॉइल में ग्रो होते हैं, बाजरा जो है वो सैंडी सॉइल में ग्रो होता है, टी कॉफी जो है वो माउंटेन सॉइल में ग्रो होती है ना। तो इसके हिसाब से हमारे पास इंडिया में दो क्रॉप्स होते हैं, एक होता है खरीफ क्रॉप, दूसरा होता है रबी क्रॉप, है ना, जो कि 2 मेन सीजन के बेसिस पे रहते हैं ना। 2 मेन सीजन के हिसाब से हमने क्रॉप्स को
बताया है कि भाई ये 2 मेन सीजन है और इसके हिसाब से हमारे पास क्रॉप्स की ग्रोथ होती है। एक होता है समर सीजन में, तो समर सीजन में होते हैं आपके खरीफ क्रॉप्स। दूसरा होता है आपका विंटर सीजन वाले क्रॉप्स, जिसको हम बोलते हैं रबी क्रॉप्स। अब जो समर सीजन में क्रॉप हो रहे हैं वो कौन से मंथ में होते हैं? मंथ ऑफ मई टू अक्टूबर। और इधर विंटर सीजन में जो क्रॉप होते हैं वो होते हैं नवंबर टू अप्रैल में, है ना। अब जो हमारे खरीफ क्रॉप है इनके एग्जाम्पल क्या होंगे? राइस, मेज, ग्राउंडनट, कॉटन, जूट एंड आर सम एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो wheat, barley, mustard, pulses are some example of rabi crops। तो इतना समझ आया बेटा? ये जनरली आपसे डिफरेंस बिटवीन में पूछ लिया जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। ठीक है, अब यहाँ देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सा है, व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, हु स्टार्टेड इट। अब आपको बताना है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है और इसको किसने स्टार्ट किया। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब आप ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में आप ढूंढे तो आप एक चीज और ढूंढ लीजिएगा, व्हाट इज व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, बहुत सारे ऐसे रिवॉल्यूशंस हुए हैं, तो मैं चाहती हूं कि आप व्हाइट रिवॉल्यूशन पे भी थोड़ा सा पढ़ें। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन भी इसको बोला जाता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन बोला जाता है। और इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई थी? वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इसकी शुरुआत हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 का कौन सा टाइम था बेटा? 1980s। मतलब वर्ल्ड वॉर 2 मतलब 1980s के टाइम पे इसको स्टार्ट किया गया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन को। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि इस रिवॉल्यूशन को किसने स्टार्ट किया था, ये आप बताइएगा और ये है क्या। मैंने आपको बता दिया ग्रीन रिवॉल्यूशन को एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है ना। इतना क्लियर हुआ? चलो अब हम आ जाते हैं कि हेल्दी क्रॉप्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं, है ना। हेल्दी क्रॉप अगर किसी, आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लीजिए कि आप क्या हैं, आप एक फार्मर है और आपके पास एक फील्ड है और आपको क्या करना है? क्रॉप की ग्रोथ करनी है। ठीक है, तो अब जब आपको क्रॉप की ग्रोथ करनी है तो आपके पास उस चीज का नॉलेज होना चाहिए। अब वो नॉलेज कहाँ से आएगा और किस चीज का नॉलेज चाहिए आपको? सबसे पहले तो आपको चाहिए कि आपकी सॉइल कैसी लगेगी उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए, कौन सा क्लाइमेट सूटेबल है, फिर सीजन क्या होना चाहिए उस क्रॉप का ग्रोथ का। ठीक है, जैसे आप राइस को ग्रो करवा रहे हैं तो राइस कौन सा क्रॉप है? राइस है खरीफ क्रॉप। और कौन से सीजन में ग्रो होता है वो? राइस होता है खरीफ क्रॉप। कौन से सीजन में ग्रो होते हैं? समर सीजन में, है ना। ठीक है, अब जब हम ये सब पढ़ते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, है ना। और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्यों इंपॉर्टेंट है या ये सारा नॉलेज हमें क्यों चाहिए फार्मिंग करने के लिए? ताकि आप एक गुड हार्वेस्ट, यानी कि आपका जो क्रॉप है वो अच्छा आए, उसकी यील्ड अच्छी आए, है ना। इसलिए हमें ये पूरा नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप अभी क्या है? आप एक फार्मर है। तो सबसे पहले आपके पास एक फील्ड दी है मैंने आपको, तो आप उसमें पहली चीज क्या करेंगे? आप करेंगे प्लोइंग। प्लोइंग क्या होती है? जब आपके पास फील्ड होती है तो आप उसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, किसको? उस फील्ड को, वहां पे जो सॉइल है उसको प्रिपेयर करते हैं। किसकी हेल्प से? प्लो की हेल्प से। ठीक है, उस सॉइल को लेबल करते हैं। ठीक है, उसको लूजन करते हैं, उसको टर्न ओवर करते हैं, ताकि वहां पे क्या हो? बेटर एयर सर्कुलेशन हो, है ना। सेकेंड, आप इतना करने के बाद आप क्या करेंगे? मैन्योरिंग। यहाँ देखिए पिक्चर में ये फार्मर है, यानी कि ये आप है, और आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पे एडिंग फर्टिलाइजर और मैन्योरिंग कर रहे हैं। मैन्योर मतलब खाद, है ना, और फर्टिलाइजर मतलब जो भी आप यूज कर रहे हैं ताकि आपका जो क्रॉप है वो अच्छी ग्रोथ दे, उसको हम फर्टिलाइजर्स बोल देंगे। ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? इंप्रूव करते हैं सॉइल की क्वालिटी को, ताकि इससे क्या हो? बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट हो, या जो भी आप क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उसकी बेटर ग्रोथ हो। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? सोइंग।
सोइंग में क्या करते हैं हम, जो सीड होता है ना, जो पका हुआ सीड होता है, उसको हम वहां पे डालते हैं। सॉइल जो हमने प्रिपेयर किया है उसमें हम उस सीड को डालते हैं। राइपन और हेल्दी सीड जो होता है उसको हम डालते हैं, जिससे कि हमारे पास हेल्दी क्रॉप ग्रो हो जाए। दिस कैन बी डन मैन्युअली और बाय यूजिंग सीड ड्रिल। फोर्थ पॉइंट क्या है, इरिगेशन। इरिगेशन मतलब जब हमने क्रॉप लगाया है तो हम क्या करेंगे, उसको पानी भी देंगे, है ना, तो वो इरिगेशन है। मतलब क्रॉप्स आर वाटर्ड आफ्टर सोइंग। जब हम बीज डाल देंगे ना, तो उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, उसको वाटर सप्लाई देना पड़ेगा, ताकि हमारा जो क्रॉप है वो ग्रो हो। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिगेशन, है ना। द प्रैक्टिस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप इन द फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड and time of irrigation varies depending on the type of crop in the field। और जो irrigation है वो क्रॉप के हिसाब से डिपेंड करता है कि क्रॉप को कितना पानी लगेगा, कितना नहीं लगेगा, ठीक है, ये डिपेंड करता है क्रॉप पे। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। जब आपके प्लांट्स बड़े बड़े हो जाएंगे ना, तो वहां पे कौन आएंगे फिर, बर्ड्स, बहुत सारे एनिमल्स, रैट्स आएंगे। क्यों, क्योंकि आपके क्रॉप बड़े हो चुके हैं, और अगर आप इन क्रॉप्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो एनिमल्स जो हैं उस पर अटैक करेंगे और आपके क्रॉप को खराब कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए प्रोटेक्शन जरूरी है, और प्रोटेक्शन के लिए पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स का यूज आपको करना पड़ेगा। और पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स क्या है, ये केमिकल्स हैं, ठीक है। जैसे पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो किसको किल करते हैं, पेस्ट को, और इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं वो किल करते हैं इंसेक्ट्स को। इनका एग्जांपल है डीडीटी एंड गैमेक्सीन। ये क्या है, कॉमन एग्जांपल ऑफ पेस्टिसाइड्स। When the crops start growing, it need to be protected from animals, birds and pests such as rats and mice, and insects such as locusts and grasshoppers। लॉक्टस अटैक सुना है आप लोगों ने, नहीं सुना हो तो आज से एक साल पहले, या हाँ 1.5 year पहले एक न्यूज भी आई थी, लॉक्टस अटैक इन हरियाणा, राजस्थान, यूपी। ये न्यूज आप जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही प्यारी न्यूज थी, आपको अवेयर होना चाहिए। लॉक्टस अटैक, ठीक है, इंटरनेट पे भी अगर आप बच्चे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब सिक्स्थ है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्या होता है, जब क्रॉप फुल्ली ग्रो हो जाते हैं ना, जब आपको लगता है कि वाह बहुत अच्छी आपकी खेती हो चुकी है, तो आप क्या करते हैं, उसको आप कट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ मशीन, और उसको इकट्ठा करके, अच्छा ठीक है, एक तो आप उसको मशीन की हेल्प से यानी कि हार्वेस्टर की हेल्प से आप क्रॉप को कट कर लेंगे, या फिर आप उसको सिकल आपको पता है सिकल क्या होता है, हसिया, आप लोगों ने सुना है कि नहीं, पर ऐसा इस शेप का होता है सिकल, ठीक है, ये सिकल होता है, सुना है आप लोगों ने, इसको सिकल बोलते हैं। इससे आप क्रॉप को कट करते हैं, है ना। तो ये हो गया हार्वेस्टिंग। प्रोटेक्टिंग एंड स्टोरिंग। अब हार्वेस्ट कर लिया है, उसको आप फील्ड में तो पड़े रहने नहीं दे सकते कटे हुए क्रॉप को, तो आपको हार्वेस्टेड क्रॉप को एक अच्छी जगह पे रखना पड़ेगा। तो हार्वेस्टेड क्रॉप को रखने के लिए ऐसे सिलोइज होते हैं, है ना, सिलोइज मतलब सिलेंड्रिकल एक जगह होती है, बिल्डिंग होती है, इसको हम सिलोइज बोलते हैं। यहाँ पे हम क्रॉप्स को रखते हैं हार्वेस्ट करने के बाद, ठीक है। ये आपके जो भी हार्वेस्टेड क्रॉप्स होते हैं उनको हम यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, इतना समझ आ गया। और ये जो क्रॉप्स हैं इनको प्रोटेक्ट किया जाता है मॉइस्चर एंड एनिमल्स से, है ना। अगर कटा हुआ क्रॉप उसमें मॉइस्चर लग जाएगा तो वो क्रॉप क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, या फिर अगर उस पर एनिमल अटैक करेंगे जैसे रैट्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स, तो भी वो खराब ही होगा, है ना। इसलिए इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं कहाँ पे, सिलोइज में। और सिलोइज क्या होती है, सिलेंड्रिकल बिल्डिंग्स, बिग सिलेंड्रिकल बिल्डिंग, जहां पे हम राइस और व्हीट को या कुछ भी क्रॉप है आपके पास उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, इतना समझ आ गया। फिर जैसे आपके पास, अच्छा 2 वर्ड दिए हुए हैं यहाँ पे, नॉन प्रिसाइजेबल और प्रिसाइजेबल।
ये दोनों गुड्स की कैटेगरीज हैं। जैसे कि आपकी जो गुड्स जिनको हम लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं नॉन प्रिजाइजेबल, और जिनको हम स्टोर नहीं कर सकते जैसे कि आपके हो गए वेजिटेबल्स, ठीक है, फ्रूट्स, इनको आपको क्या करना पड़ता है, इनको आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है इमीडिएटली मार्केट में ताकि वो सेल हो जाए, या फिर हमको इनको कहाँ रखना पड़ता है, कोल्ड स्टोरेज में। ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आप इन सिलेंडर्स में नहीं रख सकते, उसके लिए आपको कोल्ड, उसको तो जैसे ही आपने कट किया वैसे ही आपको मार्केट में भेजना पड़ेगा फ्रूट्स और वेजिटेबल को। लेकिन अगर हम व्हीट और राइस की बात करें तो हम उसको सिलोइज में स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? सो आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। होप सो यू हैव एंजॉयड learning with science wise. If you have any doubt in case, you can ask your doubts in comment section. Thank you बच्चे, stay connected with science wise.